अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, मरीम नवाज की डैब में पेशी आज हंगामी सूरत हाल उस वक्त इख्तियार कर गए जब उनके पार्टी कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़प देखने को मिली। अब ऐसे में मरीम बीबी की पेशी का अमल तो मनसूख हो गया, ताहम कारकुनान अलग जख्मी हुए और मीडिया के नुमाइंदगान को अलग परेशानी और मज़ामत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद नैब के एलामिये में और मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक सियासी माहौल गर्मा कर रख दिया। लेकिन क्या इस सब में फायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हुआ? क्योंकि पेशी तो ना हो सकी, उल्टा नून लीग की तोपों का रुख एक बार फिर हुकूमत और नैब की तरफ रहा। दूसरा ये कि इसी सियासी गहमा गहमी में मौलाना साहब ने एपीसी से मुतालिक एक अहम बयान दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि अपोजिशन जमातों के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे तो एपीसी भी हो जाएगी। अब चूंकि मौलाना खुद से तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इस बात का इम्कान मौजूद है यहाँ पर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब भी मौलाना को साथ लेकर चलने को तैयार नहीं है? और आखिर में बात पीटीआई के मेगा प्रोजेक्ट BRT की, जिसके इफ्तिताह के लिए बाकायदा तौर पर 13 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर ली गई है। लेकिन क्या इस मंसूबे का इफ्तिताह होते ही अब तक इस पर होने वाले तनाज़ात खत्म हो जाएंगे? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर शुक्ताई साहब, NBC प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सोहरावर्दी साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। जुनैरा अज़हर साहिबा भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी और जैगम खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कौमी एहतसाब ब्यूरो के सामने होने वाली उस हंगामा आराई की, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी थे, खुद मरीम साहिबा और उनकी दीगर सियासी क़यादत के मेंबर्स भी मौजूद थे, नैब भी मौजूद थी, नैब के अफसरान थे एलामिया की सूरत में, और जिस तरह से पेशी मनसूख हुई और साथ ही साथ हमने पुलिस की तरफ से भी जवाबी वार होता हुआ देखा। जैसे कि मैंने अपने इब्तिदाई में भी कहा कि जिस काम के लिए मरीम साहिबा को बुलाया गया था वो नहीं हुआ और नैब ने फिर उन्हें वापस भेज दिया। अब इस सारे अमल में अगर हम सियासी एतबार से भी देखें, मुकदमे की नौयत को भी देखें, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस वाक़े का नून लीग को हुआ है? लगारी साहब, क्या एनालिसिस देंगे आप आज की इस सियासी गहमा गहमी पर? एक तो ये कि नैब जो है वो गुज़श्ता जब से हालिया दौर में अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, नैब का लगता है कि उसका सारा रुझान सियासी मुखालफिन और हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करने वाले लोगों को टारगेट करना है। ये एक सियासी इंतकाम की शक्ल है। और जब ये इसका क़याम अमल में आया था, उस वक्त भी ये इदारा इंतकाम के लिए और किंग्स पार्टी के लॉन्ड्री के लिए इस्तेमाल हुआ था। उस वक्त भी सिर्फ उनके कपड़े धोए गए थे जिन लोगों के कपड़े दागदार थे और जो अपने आप को ख़ुद दागदार कह रहे थे, जो कह रहे थे कि हाँ जी हमने चोरी की है, थोड़ी सी चोरी की है। फिर वो मालूम हुआ कि उनने किंग्स पार्टी में जाकर बादशाह के हाथ पर बोसा दिया और फिर वो बिल्कुल पाक साफ होकर वजारतों के मालिक बन गए थे। ये सूरत हाल अब भी वैसी है। नैब एक इंतकाम का इदारा है और पाकिस्तान में उसने कोई एहतसाब नहीं किया सवाए इंतकाम के। आज भी उनका बुलावा जो था, अगर आपने बयान लेना था तो आप बयान लेते जब आपने बुला लिया था और फिर उसके बाद आपने मैदान जंग बनाया। जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, जिस तरह से ये ऐसा नहीं है कि जी वो ईंटें और पत्थर लेकर आए थे तो आपने जो कुछ किया वो कम था। आपने तो मौका ही नहीं दिया ना कि उनको अगर वो लाए थे तो उनका हमें भी तो किसी को भी तो मौका मिलता कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने दिखाया कि जी वो भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन ये तो हमने देखा ना कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। पुलिस ने मरीम नवाज़ की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी का सूरत हाल ये थी। अगर आम गाड़ी होती तो फिर तो उनकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं थी। ये बहरहाल एक पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ और सियासत के साथ बहुत बड़ा मजाक है और ये एक इंतकाम का इदारा है, कोई एहतसाब का इदारा नहीं है। लगारी साहब, अगले गेस्ट की तरफ जाने से पहले मैं सिर्फ छोटा सा कमेंट ऐड कर दूं कि अगर इंतकाम का इदारा इसे मुस्लिम लीग नून गर्दान रही है तो अपने दौर में वो इसे दुरुस्त भी कर सकती थी, जो कि वो आज तक ना कर पाए। और अगर अब पीटीआई करने की कोशिश कर रही है तो वहाँ पर भी ताउन फ्राहम नहीं कर रही। नासिर शुक्ताई साहब, हुआ इस सारे सूरत हाल का फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? मुझे सिर्फ 5 सेकंड दे दें आप, अगर मुताल्लिका मसले बात करने पर हमें आप ताबड़तोड़ 2 सदमात करना पड़ा, एक राहत इंदौरी साहब का और एक अतर हाशमी साहब का। अतर हाशमी पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी थे
और राज इंदौरी इस दौर के सबसे बड़े मुज़ाहमती शायर थे। 4 मिसरे उनकी नज़र में आपको करता हूँ, जैनब साहब, लगारी साहब, जुनैरा और मुजम्मिल और आप खुद। क्या हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और ये लाजिम है कि हम भी देखें के बाद पिछले साल का सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला नगमा और शेर था। अतर हाशमी का आपको पता है, बहुत बड़े सहाफ़ी थे पाकिस्तान के। अब जहाँ तक ताल्लुक़ आपका इस गैर अदबी गुफ्तगू से है, उसका मैं ही अर्ज़ कर सकता हूँ कि फयाज़ चौहान साहब और राजा बिशारत साहब, और वो तो आपने सब कुछ देख लिया जो कुछ हुआ, और उसके बाद शाह महमूद साहब और उसके बाद शिबली साहब। गवर्नमेंट के अंदर इतनी कंट्राडिक्शन है इस वाक़े के ऊपर कि आप गिनते जाएं और सुनते जाएं। राजा बिशारत ने कहा कि साहब वो किस तरह पहुंच गए, क्यों पहुंच गए लोगों को लेकर, जबकि पाकिस्तान की सियासत यही है। फयाज़ चौहान ने इंकशाफ किया कि कल जाती उमरा में फ़ीकस 1 लाख रुपए बटे पत्थर दिए गए साथ में, ये पत्थर ले जाओ। तो भाई अगर आपकी इंटेलिजेंस ने आपको ये बता दिया था कि 1 लाख रुपए फ़ी पत्थर दिया जा रहा है, तो आपने पहले गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया, पत्थर इस्तेमाल क्यों करने दिए गए। फिर शिबली मखदूम शाह महमूद साहब आते हैं कौमी असम्बली में और बहुत अच्छा बयान देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम इसको इंक्वायरी करेंगे, तहक़ीक़ात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर शिबली फराज साहब आते हैं काबीना से और वो कहते हैं कि ये तो वो हैं जिनके लंदन में फ्लैट है, पूरी पुरानी कहानी। और उसके बाद ये कि उनको पेश होना था, वो बारात लेके आ गई। ये बेहुदा लफ्ज़ है, वो तो बारात लेके आ गई। अब ये आपस के जो उनके झगड़े हैं, हुकूमत के कंट्राडिक्शंस हैं, बहुत शार्प होकर सामने आ गए। मुझे यकीन है कि इसका पूरा फ़ायदा मरियम ने उठाया है। मरियम बोलना चाहती थी, उन पर ज़बानबंदी थी, आज उन्होंने ज़बान खोली है, अब फिर चुप हो जाएंगी, मुझे पता है वो चुप हो जाएंगी, लेकिन आज बोली है, ठीक ठाक बोली है। और एडवांटेज लेगी फिर वो सिचुएशन का एनबीसी जी, एडवांटेज ले गई फिर वो सिचुएशन का। पर हमें एतराज है उनके। एडवांटेज तो ले गई वो। जी मैं आती हूँ लगारी साहब आपकी तरफ, 1 मिनट। एडवांटेज तो वो ले गई, बिल्कुल ले गई वो, आज तो ले गई, कल का क्या होगा मुझे नहीं पता। आज वो एडवांटेज ले गई और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी वर्थ शो कर दी कि मेरे लिए खामोश रहना बहुत मुश्किल है और मैं इसलिए खामोश हूँ कि मेरे बाप का इलाज हो जाए, और ये बड़ी कमजोर दलील है। ठीक है लगारी साहब, आइडियो कमेंट फिर मैं ताकि आगे बढ़ सकूं। जी मैं बस ये अर्ज़ कर रहा था कि मरियम नवाज़ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी ठीक ठाक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उनके आखिरी कलमात, आखिरी जुमले इंतहाई अफसोसनाक, बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ को उन्होंने शर्मिंदा कर दिया, ये कहकर कि पाकिस्तान के 73 सालों में सबसे बड़ी कुर्बानी उनके वालिद ने दी। 2 बार उन्हें जेल हुई और दोनों बार वो जेल से डील करके चले गए। इनको ये बात नज़र नहीं आती है और ये कहती हैं कि मेरे बाप ने पाकिस्तान, यानी लियाकत अली खान शहीद हुए, हुसैन शहीद सोहरावर्दी बैरूत में शहीद हुए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया। ये अफसोसनाक बात थी। ये उनके कमेंट्स जो थे ये पूरी की पूरी सियासी तारीख का मुंह काला करने के मुतरादिफ थे। सही। जुनैरा, Today's move was a desperate attempt by Muslim League Noon to get back into the political landscape. बहुत डेस्परेट नज़र आई मरियम नवाज़। उनकी तकरीर में कोहेरेंस नहीं थी, उनके पास सिवाय अपने ख़ानदान के बारे में बात करने के कोई बातचीत नहीं थी। और जो एक आप पॉलिटिकल ग्रूमिंग कहते हैं ना, जो कि बैड सर्कमस्टांसिस में सबसे ज़्यादा होती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद को जिस दौर में सलाखों के पीछे देखा, जिन ज़्यादतियों का सामना करते देखा, उस दौर में उनकी ग्रूमिंग हुई और उन सख्तियों और ज़ियाउल हक के मुजालिम के बाद जो वो पॉलिटिकल प्रोडक्ट निकल के बाहर आई, उस पर आज तक हम सबको फ़ख्र है। लेकिन जो नून लीग है उसका प्रॉब्लम ये है कि दे कांट सी बियॉन्ड देमसेल्व्स, एंड व्हेन आई से देमसेल्व्स इट मींस आले शरीफ, सिर्फ शरीफ ख़ानदान। उन्हें सिवाय इस चीज़ के कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि वो लोग इस वक्त हुकूमत में क्यों नहीं हैं, वो लोग इस वक्त कंट्रोल में क्यों नहीं हैं, उनकी पॉलिटिक्स पहले की तरह क्यों नहीं चल रही। तो बहुत ही डेस्परेट अटेम्प्ट थी और बहुत ही बोगस अटेम्प्ट थी। मतलब
कुछ अच्छा प्लान ही कर लेते इतने टाइम में, अगर कुछ करने का मौका मिल रहा था तो कुछ अच्छा प्लान ही कर लेते। दूसरी चीज़ ये कि ये घिसी पिटी बातें हैं सारी। नैब ने तो यही करना है जो नैब कर रही है। इसमें से एक्सपीडियंसी किसने निकालनी थी, वो आप कंसोलिडेशन अपनी पार्टी की थोड़ी दिखा देते कि वहाँ पे कौन कौन मौजूद है, साफ नज़र आ रहा है शहबाज शरीफ नहीं है, उनका जिक्र तक नहीं है। चले वो मौजूद नहीं है, वो काफ़ी जगहों पे आजकल जाने से परहेज करते हैं, लेकिन उनका जिक्र तक नहीं था। उसके अलावा आने वाले पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो होंगी ना इंटरनेशनली, उसमें जब आप सऊदी अरेबिया का रोल चेंज होते हुए देखेंगे पाकिस्तान के साथ, और काफ़ी चीज़ें खुलेंगी, तो आपको समझ आएगा कि ये जो एक ब्लॉक बन रहा है ना अमेरिकन सेंट्रिक, जिसमें इंडिया है, सऊदी अरेबिया है, एंड दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन पाकिस्तान के CPEC से बैकआउट करें, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी उसमें। आप उसमें देखिएगा कि उस बार्गेनिंग चिप में ये चीज़ भी आएगी कि शरीफ ख़ानदान को पार्डन कर दिया जाए, इनको बख्श दें, इनको वापस आने दें, और सम टाइम इन फ्यूचर इनको पॉलिटिक्स में भी वापस आने दें। सो कोई इनको फ़ायदा नहीं होगा जो आज इन्होंने किया उसका। मतलब कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं है। ज़ैगम खान साहब, इतनी सियासी गहमा गहमी लगी रही, 3-4 घंटे झड़प होती रही, पथराव होता रहा, नैब का एलामिया आ गया, पेशी मनसूख होगी, किसी किस्म का कोई एडवांटेज नहीं PMLN को। अच्छा, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये कोई बहुत बड़ा अर्थ शेकिंग वाकया नहीं है। पाकिस्तान में, साउथ एशिया में जब भी हमारे लीडर्स पेश होते हैं, अदालतों में जाते हैं, तो वो जुलूस बना के लेकर जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर आगे हमारी जिस तरह की इंतज़ामिया है, उसकी जो लेगेसी है, वो अक्सर इस तरीके से ओवर रिएक्ट भी करती है, जिसका फ़ायदा जो है वो सियासतदानों को ही होता है। नैब के सामने भी इससे पहले ऐसा वाकया हो चुका है, जब बिलावल इस्लामाबाद में पेश हुए थे, और आज फिर हुआ। अब इस वाक़े का फ़ायदा नुकसान किसको होगा? हम 4 स्टेक होल्डर्स को गिन लेते हैं। इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ है, PTI है, PTI गवर्नमेंट कह लीजिए, और 2 हुकूमती या रियासती अदारे कह लीजिए, नैब और पंजाब की पुलिस। मेरे ख्याल में जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको तो दोनों को फ़ायदा हुआ है। मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए तो ये बात इसलिए अहम है कि इतनी खामोशी तारी थी। नवाज शरीफ साहब भी खामोश, बिल्कुल खामोश, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि दड़ बटा हुआ था उन्होंने। और उसके बाद मरियम नवाज भी बिल्कुल खामोश, कुछ नहीं बोल रही थी। बड़े बड़े वाक़यात आए, बड़े बड़े इंसिडेंट्स आए, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, ट्विटर पर भी रिएक्ट नहीं किया, और सिर्फ शहबाज शरीफ बोल रहे थे। और उनका जो बयानिया था वो हमें मालूम है, बड़ी मफाहमत का बयानिया था, कोई सख्त बात नहीं करना चाह रहे थे, हुकूमत के खिलाफ भी सख्त बात नहीं करना चाह रहे थे। तो मुस्लिम लीग नवाज़ की तो ये एक खामोशी टूटी है, जो मुस्लिम लीग नवाज़ का अपना वोट बैंक है। ख़ास तौर पर जो उनके कारकुन हैं, जिनमें काफ़ी बेचैनी थी और होगी, और उनके जो वोटर हैं उनमें भी होगी, पूरे पाकिस्तान में बेचैनी है, हुकूमत अनपॉपुलर हो रही है। तो एक लीडरशिप की पोजीशन में वो वापस आए हैं, अगरचे इससे तवक्कुआत में मजीद भी इजाफा होगा, लेकिन सियासी तौर पर जाहिर है मरियम नवाज साहिबा को, PMLN को फ़ायदा है। अब हुकूमत को क्या फ़ायदा है? देखिए, ये ऐसे मौके पर ये वाकया हुआ है जिस वक्त हुकूमत पर बहुत सी और नापसंदीदा चीजों का दबाव है। हुकूमत बहुत से स्कैंडल्स की जद में है, और फूड इन्फ्लेशन 18% है, जबकि आपकी जो कोर इन्फ्लेशन है सिर्फ 5% है। यानी मुनाफाखोर और क्रिमिनल अनासर ने अवाम का रोटी खाना मुश्किल बनाया हुआ है। उसके साथ आप देख रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस आ रहे हैं, कश्मीर पर कुछ नहीं कर पा रहे, दोस्त नाराज हो रहे, सऊदी अरब का मामला आ गया, तो कम से कम 2-4 दिन के लिए वो तवज्जो हट जाएगी, लोगों की इस वाक़े की तरफ तवज्जो रहेगी। अब तीसरा नैब है। नैब आप देखिए, जो कुछ अदालत में हुआ उसकी वजह से नैब दबाव में आ गई है, और उसका भी मरियम नवाज साहिबा ने फ़ायदा उठाया है। और मेरे ख्याल में वक्त नहीं है, पुलिस के बारे में हम बात नहीं करते, और बात ना भी करें तो सामने है पंजाब की पुलिस जो है। अगर आपको कहा जाए कि आप अंग्रेज की कोई एक निशानी पाकिस्तान पर इन तमाम फायदे जितने भी आपने गिनवाए हैं, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरे फहरिस्त है, उसको इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। मुजम्मिल साहब, देखिए, मैं समझता हूँ कि आज इट्स अ 1 डे शो, ये 1 डे मैच था, कोई टेस्ट मैच या लंबा नहीं था। मैं NBC से एग्री करता हूँ कि ये किसी एक्शन का रिएक्शन था। ये कहीं से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और उस कॉन्ट्रैक्ट का जो ब्रीच था उसके नतीजे में दूसरे फ्रीक ने भी अपना रिएक्शन शो किया है। जो खामोशी है वो किसी अंडरस्टैंडिंग पर है ना। मेरे दोस्त कहते हैं खामोश हैं, किसी अंडरस्टैंडिंग पर खामोश है ना। एक तरफ ये खामोशी एक तरफा नहीं थी, खामोशी 2 तरफा थी।
अगर एक तरफ से टूटी है, कोई नैब का नोटिस आया है, तो दूसरी तरफ से भी टूट गई है। अगर कल से पहला फरीक वापस खामोश हो जाएगा तो दूसरा फरीक फिर खामोश हो जाएगा। ये खामोशी तो दो तरफा थी ना। तो इसलिए पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि ये कोई एक तरफा खामोशी तो है नहीं, दो तरफा है। कहीं से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस एक्शन का एक रिएक्शन आज शो किया गया, और मैं समझता हूँ कि अंपायर ने एक्शन का रिएक्शन करने का भरपूर मौका दिया। आज जिस तरह मरीम नवाज़ लाइव दिखाई गई हैं, जिस तरह शो लाइव चला है, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, ये तब्दीली नहीं है, इसको हम महसूस ही नहीं कर रहे हैं। ये कुछ छोटी तब्दीली है कि मैं और आप इस मौजू पर बात कर रहे हैं और ये सवाल आपने यहाँ रखा हुआ है। इससे पहले भी मरीम ने जलसे किए हैं, तब क्या होता था मीडिया पे, तब वो मीडिया पे दिखाए जाते थे। तो इसलिए मेरा मतलब है कहीं ना कहीं चेंज है, उस चेंज को भी महसूस करें और उस चेंज के तनाजुर में ये देखें कि फ़ायदा किसका है और नुकसान किसका है। मैं समझता हूँ अगर ये चेंज वन डे का था तो भी बुरा नहीं था, और अगर ये चेंज कोई मुस्तकिल है फिर तो लॉटरी है नून लीग की, फिर तो फायदे ही फायदे हैं ना, मजे हैं। ये वनडे मैच हो पॉलिटिकल या वनडे के लिए भी था पॉलिटिकल, मुजम्मिल साहब एडवांटेज या यूं कह लें कि बेहतरी ये नून लीग के लिए है, हुआ फायदा फिर उन्हें? जी एक दिन के लिए तो हुआ, कल की खामोशी के बाद फिर, लेकिन उनकी खामोशी भी उनके हक में जा रही है। अच्छा, मैं हैरान हूँ, ये पहली ऑपोजिशन है जो खामोशी के बावजूद अनपॉपुलर नहीं हो रही। ये ऑपोजिशन को जितनी ये खामोश है, इतना अनपॉपुलर हो जाना चाहिए था कि लोग इसके बारे में बात करना छोड़ देते। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जितनी ये ऑपोजिशन खामोश रहती है उतनी पॉपुलर हो जाती है, और वो हुकूमत जितनी ज्यादा बोलती है उतनी अनपॉपुलर हो जाती है। ठीक है, और छह वजीर एक दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस पेशी पर चूंकि वो पेश ना हुई, एलामिया आ गया नैब का कि अब आप रहने दें, अब आप जाएं, तो फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है आज की सारी सिचुएशन को कैश करवा गई है। लेकिन चूंकि मुजम्मिल साहब अपोजिशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अपोजिशन का हवाला देते हैं मौलाना साहब के इस बयान के हवाले से, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब अपोजिशन की जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे तब अपोजिशन की एपीसी भी बुला ली जाएगी। मौलाना साहब ने गुफ्तगू किस अंदाज में की है, क्या अल्फाज थे उनके, जरा उन्हीं की ज़बानी सुनिए। उनकी बड़ी जमातों के किरदार पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर होंगे तो फिर एपीसी भी हो सकेगी और बाकी काम भी हो सकेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अपोजिशन को यकसू हो जाना चाहिए। मतलब मौलाना साहब को भी इस बात का इम्कान है, इंदिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिमायत जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह से उन्हें नहीं मिल रही। मतलब जब तक उन दोनों का मुकम्मल साथ नहीं होगा मौलाना साहब निकलने वाले नहीं हैं, या उस तरह से उनको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी। नासिर चुगताई साहब, वाकई ये दोनों बड़ी जमातें खुलकर मौलाना का साथ देंगी? देखिए, मुझे पता नहीं कौन सा किरदार का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं मौलाना साहब। एक नोटरी पब्लिक देता है, एक डीसी देता है, एक थाना देता है, पुलिस का मुकामी थाना, और एक कोर्ट देती है, कौन सा है वो, सादिया कुरैन वाला वो। अब उनमें से कौन सा चाहते हैं उसकी वजाहत कर दें। अगर कह रहे हैं कि पोजीशन बेकिरदार है, उस पर मैं एहतजाज करता हूँ। बेकिरदार कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर, सब किरदार वाले लोग हैं, सबके किरदार हमारे सामने हैं, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। मौलाना साहब याद करें, LFO पर कौन गया था वागा वागा, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किसने मंजूर कराया था, और कल असद साहब कह रहे था, असद साहब, मौलाना असद, कि हमें पता है मखदूम शाह महमूद साहब कि आपको किसने लाके यहाँ बिठाया है। तो छोड़ दिन बातों को, अपने अपने किरदार पे बात करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है सियासी जमातों का, वो अपने अपने मंशूर के तहत काम करेंगी, ये बात तय है। कोई अपने मंशूर से, किसी का कोई घटिया मंशूर हो, बुरा मंशूर हो, है ज़रूर, ताकि PTI का मंशूर था जिस पर उन्होंने अमल नहीं किया, PTI के दावे थे जिस पर उन्होंने अमल नहीं किए। अब 13 अगस्त को मेरी तो दरख्वास्त है आम तातील की जाए पाकिस्तान में, जब भी आर्टिकल हो रहा है। रिजर्व योर कमेंट्स, आती में उस टॉपिक पर भी आगे बात करने का मौका मिलेगा आपको उस पे। तो बात ये है कि मौलाना साहब किरदार का सर्टिफिकेट खुद देंगे और अपने हाथ से देंगे और फिर एपीसी में वापस जाएंगे। क्योंकि इस मुल्क के अंदर नवाबजा नसरुल्लाह से चले अगर आप, और आज तक तारीख यही रही है कि मुख्तलिफ दिमाग के लोग, मुख्तलिफ जहन के लोग, मुख्तलिफ पॉलिसियों के लोग, मुख्तलिफ नजरियात के लोग इकट्ठे होकर बैठे हैं, सिवाय PNA के। PNA में भी ANP नैब शामिल थी, वो सेकुलर लोग शामिल थे, तो वहाँ भी लोग बैठे हैं। वो लोग बैठते हैं एक मकसद के लिए बैठते हैं, आगे जाते हैं, नाराज़ होके
नहीं बैठ जाती अपनी अपनी बैठकों के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि कोई मसला नहीं है, मौलाना वापस आएंगे। लगारी साहब, ये पॉलिटिकल करेक्टर सर्टिफिकेट की आज बात की मौलाना साहब ने, तो जिन जमातों का करेक्टर सर्टिफिकेट वो बड़ा पॉजिटिव चाह रहे हैं कि एक कैटेगरी रहे सब में, ये दोनों जमातें खुलकर साथ देंगी मौलाना का? पहली बात यह है कि मौलाना साहब खुद तो बहुत सी चीज़ों को वाज़ेह करें ना। मौलाना का असल टारगेट है क्या? मौलाना चाहते हैं कि ये हुकूमत ख़त्म हो, ये पार्लियामेंट ख़त्म हो, ये ऐवान ख़त्म हो, या एक जो सियासी मुदाखलत कहीं ना कहीं से होती है वो ख़त्म हो, या इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होने का रास्ता हमवार हो, या इलेक्शन कमीशन जो है वो सारे के सारे फार्म 4, 5 फार्म भी और 6, 5 फार्म जो भी फार्म होते हैं वो सारे फार्म दे और पूरा रिज़ल्ट दे। आखिर वो क्या चाहते हैं? मौलाना अपनी चीज़ों को एक तो वाज़े करें, और दूसरी बात यह है कि सियासी जमातें बहरहाल अपने अपने दायरा कार में अपने अपने एजेंडे के मुताबिक आगे बढ़ती हैं, मौलाना की ख्वाहिश के मुताबिक आगे नहीं बढ़ सकेंगी। एक ज़माने में एयर मार्शल असगर खान साहब यही रवैया अख्तियार करते थे और सोलो फ्लाइट करके वो सारे के सारे अपोजिशन के मामलात को एक तरफ ले जाते थे। उन्होंने PNA के दौरान भी यही किया और फिर MRD के दौरान भी यही किया। MRD जब अपने क्लाइमेक्स पर थी तो एयर मार्शल असगर खान बीच में छोड़कर चले गए थे। अब वो किरदार मौलाना अदा कर रहे हैं। मौलाना कम अज़ कम बैठें, मौलाना जो है वो सूरत हाल को भी समझें, मौलाना इस हकीकत को भी समझें कि पाकिस्तान की सियासत वो नहीं रही है जो उनके वालिद के ज़माने में थी या उनके वालिद के बाद के ज़माने में थी। यहाँ पर पूरी तहरीक हुई है। यहाँ पर पाकिस्तान की सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज करने के लिए एक पूरी कैंपेन की गई, एक पूरा अमल दोहराया गया। यहाँ पर लोगों को सियासत से तायब करने या एक गंदी सियासत में मुलविस होने के लिए राहें हमवार की गई। लोगों को चोरी सिखाई गई और चोरों को तमगे दिए गए। यहाँ पर वजारतें मिली हैं जो चोरी करते थे और जिन्होंने बाकायदा ख़जानों पे डाके मारे उनको सब मराहत थी, और जो लोग ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश करते थे उनको रुस्वा किया जाता था और उनके खिलाफ कैंपेन की जाती थी। ये सारा कुछ होता रहा है। मौलाना किस तरफ की बात करते हैं? क्या ये चाहते हैं कि ये सूरत हाल जारी रहे कि सोसाइटी डीपोलिटिसाइज होती रहे और सोसाइटी में स्पेस ना हो उन पॉलिटिकल वर्कर्स का जो नज़रिया रखते हैं, जो तस्वुर रखते हैं, जो ख्वाब रखते हैं, जो देखना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में चेंज चाहते हैं? क्या वो ऐसे लोगों का साथ देना चाहते हैं या वो आनन फानन चेहरों की तब्दीली चाहते हैं? मौलाना भी तो नजरिया है जिसके बारे में लगारी साहब आपने बड़ी तफसीलन बात की है, इस नजरिए के साथ ये दोनों जमातें चलेंगी फिर मौलाना साहब के साथ? मेरे ख्याल है कि मौलाना जो है वो जाएंगे अंडरस्टैंडिंग की तरफ। मौलाना अपने आप को एक तो ये कि बहुत सी चीज़ें वाज़ेह नहीं थी उस वक्त भी जब ये निकल कर आए थे और आज़ादी मार्च कर रहे थे, और उस वक्त भी चीज़ें वाज़ेह नहीं थी और अब भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वाज़ेह नहीं है। मौलाना अपनी तरफ से एक क्लीन बात भी करें, आए उनका बड़ा किरदार है, वो साफ करें कि भाई क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। पहले अपनी बात वाज़ेह करें, फिर उसके बाद लोगों के साथ बात करें कि जी आप लोग आएँ, शामिल हो जाएं। मतलब आप ही कह रहे हैं जब तक मौलाना साहब खुलकर नहीं बताएंगे कि वो उनका एजेंडा क्या है, वो किस मकसद के लिए निकले हैं, तब तक ये जमातें भी खुलकर सामने नहीं आने वाली। ठीक है ज़ैकम साहब, मेरा ख्याल यह है कि मौलाना सियासी जमातों को डिक्टेट नहीं कर सकते। अच्छा ज़ैकम खान साहब, मैं ये समझता हूँ नज़ीर लगारी साहब के साथ बहुत एहतराम के साथ कि मौलाना साहब वो सब कुछ समझते हैं जो नज़ीर लगारी साहब उनको समझाना चाहते हैं, और मौलाना वो भी समझते हैं जो हम नहीं समझते। मौलाना बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है, वो गुर के 12 दीद हैं। पाकिस्तान की सियासत को, सियासी जमातों की मसलियतों को, मजबूरियों को, मुक़्तदरा ताकतों को सब कुछ समझते हैं। मौलाना की सियासत जहाँ पे पहुँच गई थी वहाँ से वापस आने के लिए जो रास्ता अपनाया है उन्होंने, उसमें वो कामयाब हो रहे हैं। पहले तो आप ये देखिए कि गुज़श्ता 2 दहाइयों में पाकिस्तान की जो मजहबी जमातें हैं वो मुकम्मल तौर पर पिट गई, बल्कि 3 दहाइयों के लिए थी। लेकिन इस दरमियान में मौलाना ने अपने आप को, अपनी सियासी जमात को बिल्कुल इर्रेलेवेंट नहीं होने दिया, सेंटर पे रखा। अब इस वक्त जो है उनका बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस वक्त वो किसी भी वक्त से ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं और अपने आप को वापस लाने के लिए वो जिस सूरत हाल में आए हैं, एक तो वो हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं
और वो उस तरह की अपोजिशन दे रहे हैं जिस तरह की अपोजिशन देना इस वक्त दूसरी दो बड़ी जमातों के बस में नहीं है, उनकी मजबूरी की वजह से। दूसरा, वो साथ ही साथ इन दोनों सियासी जमातों को भी एक ऑकवर्ड पोजीशन में डाल के अवाम के सामने दिखा रहे हैं कि देखिए असल अपोजिशन तो मैं हूँ, बहादुर आदमी तो मैं हूँ, देखें ये कुछ करने को तैयार नहीं है। तो एक लिहाज से उन्होंने अपनी बहुत सारी पोजीशन रिगेन भी की है, उन्हें धरने का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, इस वक्त भी कोई नुकसान नहीं हुआ। वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हमसे ज्यादा समझते हैं कि इस वक्त ये दोनों सियासी जमातें उस सख्त पोजीशन पर नहीं जाएंगी जिस पर वो उनको ले जाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों का, एनबीसी ने कहा कि हर पार्टी का अपना मंशूर है। मैं समझता हूँ मंशूर की बात इस वक्त नहीं रह गई, इंटरेस्ट हैं, और इंटरेस्ट का भी मसला ये रह गया है कि पाकिस्तान की इन दो बड़ी पार्टियों के इंटरेस्ट पार्टी इंटरेस्ट नहीं है। पार्टी इंटरेस्ट में कोई मसला नहीं होता, वो एक लेजिटिमेट जमहूरी इंटरेस्ट होता है। बल्कि इस वक्त जो इन दोनों पार्टियों की रूलिंग फैमिलीज हैं, उनकी जो मसलहतें और मजबूरियां और इंटरेस्ट हैं, वो इन पार्टीज की सियासत में आड़े आ रही हैं, और इसलिए वो मौलाना के साथ उस सूरत हाल तक कभी नहीं जाएंगे इस वक्त कम अज कम, जितना मौलाना चाहते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल आ सकती है जिसमें वो दीवार के साथ लगा दी जाए, ऐसी सूरत हाल भी आ सकती है जिनमें उनको मैदान मिल जाए, जो मुश्किलात हैं उनसे वो निकल आए, जिसमें वो अल्टरनेटिव के तौर पर नजर आने लग जाए। तो जो इस वक्त नहीं चाहते कि वो सामने आए, वो दोबारा चाहने लग जाए। तो ऐसी सूरत में वो दोबारा वहां आ भी सकती हैं, मौलाना के साथ मिल भी सकते हैं, लेकिन कोई बाकायदा इस तरह का एक एहतजाजी तहरीक जिस तरह मौलाना चाहते हैं वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। किसी एक इकट्ठे होने की उस तरह की सूरत तो नजर नहीं आ रही। जुनैरा साहिबा, जिस किस्म का एहतजाज मौलाना साहब चाहते हैं, जिस किस्म के एहतजाज का ख्वाब वो देख रहे हैं, ये दोनों सियासी जमातें साथ देकर उस ख्वाब को पूरा करेंगी? बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, और काफ़ी देर से मैं मुस्कुराए जा रही हूँ, बिकॉज इतना कुछ है जो आप कह नहीं सकते, बट सभी जानते भी हैं कि मौलाना की बात हो रही है, तो बहुत कुछ ऐसा है जो आप खुल के बात भी नहीं कर सकते। एनबीसी ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात की कि वो बाकी दोनों जमातों के मांग रहे हैं, तो मौलाना के फादर मुफ्ती महमूद जो कुछ इनके बारे में कहते थे कि ये इनके ऊपर एतबार ना करें, ये मेरी बातें भी जाके मेरे मुखालफिन को बता देते हैं, तो उससे पता ये चलता है कि सबसे पहले तो मौलाना को अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और उनको अपनी क्लियरेंस देनी पड़ेगी, बिकॉज काफ़ी सारे जो सिनेरियोज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ओवर द टाइम डेवलप हुए हैं, उसमें मौलाना ने कभी लूज़ नहीं किया, वो कभी लूजिंग एंड पे नहीं रहे हैं। दिस इज़ प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम कि उनके पास कोई ओहदा नहीं है। आप हिस्ट्री देख सकती हैं, यू कैन वेल इमेजिन। दूसरा, वो क्यों इकट्ठे होंगे मौलाना के पीछे? गिव मी वन रीज़न। या यहाँ जितने पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि मौलाना के पीछे क्यों इकट्ठे होंगे। क्या मौलाना के स्टूडेंट्स की वजह से जो एक पावर स्ट्रगल करनी पड़नी है सड़कों पे, उसके लिए सिर्फ इस वक्त मौलाना अवेलेबल हैं? नून लीग सड़कों पे आने पे तैयार नहीं है, पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नमेंट में बैठी हुई है, उनको ज़रूरत नहीं है सड़कों पर आने की, तो वाई मौलाना? तो पता नहीं, ये कोई अल्लामा इकबाल का ख्वाब तो देखें, हमने देख लिया, पाकिस्तान बन गया, ये कोई और ही ख्वाब है जो मौलाना देख रहे हैं। FATF की वजह से वो काफ़ी मुश्किल में हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स हैं, वो शायद चाहते हैं मैं किसी तरह टैग इन कर लूँ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो शायद मेरी जान भी छूट जाएगी, क्योंकि इस वक्त लीगल मसले बहुत हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके हेड्स की। दूसरा इशू यहाँ पे ये है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स बन गई हुई है हमारी। व्हेन वी से पीपल्स पार्टी, तो असल में मसले चल रहे होते हैं जरदारी साहब के। व्हेन वी से मुस्लिम लीग नून, तो वो सिर्फ नून नवाज शरीफ के ख़ानदान के मसाइल होते हैं। जो सही ट्रिकल डाउन हुई हुई पॉलिटिक्स होती हैं, जो लोगों तक पहुँची हुई होती हैं, जिसमें जेन्युइन वर्कर होता है और वर्कर को कोई फ़र्क पड़ रहा हो, तो वो वाली पॉलिटिक्स तो यहाँ है ही नहीं। इसलिए आई डोंट अंडरस्टैंड सारी क्या डिबेट चल रही है। मतलब बेनिफिट्स जुड़े क्योंकि वाबस्ता नहीं है इन दोनों जमातों के मौलाना साहब के साथ, लिहाजा मफाद की सियासत होती है, तो कहीं आपको ये दोनों जमातें जो हैं वो साथ कॉपरेट करती दिखाई नहीं दे रही। मुज़म्मिल साहब, देखिए, मुझे ये बात बिल्कुल बड़ी अजीब लगती है जब कहते हैं कि जी दो ख़ानदानों का मसला है। एहसन इकबाल शरीफ ख़ानदान से हैं, शाहिद खाकान अब्बासी शरीफ ख़ानदान से हैं, राना सनाउल्लाह शरीफ ख़ानदान से है, ख्वाजा साद रफ़ीक शरीफ ख़ानदान से है,
खुर्शीद शाह का ताल्लुक़ आसिफ जरदारी के ख़ानदान से है। मेरा मतलब है कि आप कैसी बात करते हैं, पूरी सियासी जमातें अंदर भी जा रही हैं, बाहर भी आ रही हैं, और आप कह रहे हैं कि मेरा मतलब है कि दो ख़ानदानों का मसला है। यहाँ तो पूरी सियासी जमात का मसला है, उनकी बका का मसला है। अगर ख़ानदान का मसला हो तो ख़ानदान माइनस हो जाए, पर जब आप सारी सियासी जमात को एक तरह एक पलड़े में रख देते हैं तो फिर एक सोच बन जाती है। दूसरी बात यह है कि मैं नहीं समझता मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम या शहबाज शरीफ के दरमियान कोई गैप है, फिक्स मैच है। आपको जो नज़र आता है ऐसा नहीं है। FATF पे तीनों जमातें मिलकर बहुत खूबसूरत खेली हैं। उन्होंने हुकूमत की मजवज़ा तरमीम हुकूमत को वापस लेने पर वापस मजबूर किया, और अपनी मर्ज़ी का जो FATF का कानून मुल्क के मुफाद में था, जो बाकी रियासती इदारों के से मुशावरत से उसको पास कराया। उसमें उन्होंने PTI को शिकस्त दी। वो जो मुलाकातें लाहौर में हो रही थीं, उसके नतायज जो इस्लामाबाद में निकले हैं, वो इक़्तिदार के ऐवानों में पूछें कि उन्होंने रातों रात अपने कानून वापस कैसे लिए हैं। आज भी मरियम नवाज़ की मौलाना फजलुर रहमान से बात हुई है, बिलावल भुट्टो का मरियम के लिए ट्वीट है। मैं नहीं समझता कि अपोजिशन में ऐसा गैप है। इस वक्त कोई एजेंडा ऐसा नहीं है कि इकट्ठे बैठ के किया क्या जाए। FATF पे ज़रूरत थी, सब इकट्ठे एक दूसरे से मिल रहे थे। FATF के बाद इस वक्त फौरी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ ऑन द कार्ड्स ऐसी नहीं है जिस पर मेरा मतलब है कि मिलकर कोई गेम प्लान की जा सके। मैं समझता हूँ कि एक ब्लफ गेम है गवर्नमेंट के साथ भी, कि हम भी सब समझते हैं कि जी बड़े इख्तलाफात हो गए। ये बयानात हाथी के दांत की तरह हैं, खाने के और दिखाने के और। मैं नहीं समझता इस वक्त मुल्क की अपोजिशन में कोई ऐसा बड़ा इख्तलाफ है कि ये कल इकट्ठे नहीं बैठ सके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन की जमातें साथ जरूर देंगी, लेकिन अभी कोई मतलब कार्ड्स पर कोई ऐसा वन पॉइंट एजेंडा नहीं है कि जिसको लेकर ये तहरीक की नहीं है, अभी कोई नहीं। और दूसरी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान को जो एमनेस्टी हासिल है वो बाकी दो जमातों को तो हासिल नहीं है। और जो एमनेस्टी मेरा मतलब है कि जिस तरह की खुली आम सियासत का माहौल मौलाना फजलुर रहमान को हासिल है, वो बाकी दो सियासी जमातों पर को तो हासिल नहीं है। उनकी मजबूरियां भी सामने रखें, उनकी जेलें और उनके रहनुमाओं की कैद भी सामने रखें, फिर उसके नतीजे में फैसला करें। सियासी माहौल सामना बाकी दो बड़ी जमातों को है जिनकी हिमायत मौलाना साहब को दरकार है, वैसी कोई सिचुएशन या वैसी कोई सूरत हाल का सामना मौलाना साहब को खुद नहीं है। अलबत्ता सिचुएशन ऐसी है कि जमातें साथ देंगी, ऐसा मुजम्मिल साहब कह रहे हैं और NBC कह रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि वक्त बेहतर नहीं आया इसलिए उस तरह से एहतजाजी तहरीक की तरफ नहीं जाया जा रहा। मुझे बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं पेशावर BRT मंसूबे की, जिसकी तारीख का जिसे बाकायदा तौर पर ऐलान किया जा चुका है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। पेशावर BRT मंसूबा बिलाखिर मुकम्मल हुआ और इसका इफ्तिताह 13 अगस्त को होने जा रहा है। 2017 में शुरू होने वाले इस मंसूबे को इब्तिदा में 6 माह में मुकम्मल करने का ऐलान किया गया था, ताहम ऐसा हो न सका। अब मंसूबे पर चूंकि लागत का तखमीना 49 अरब रुपए लगाया गया था, जो कि बढ़कर 71 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया, जिस पर करप्शन और बदइंतजामी के इल्ज़ाम आयद किए गए। यहाँ तक कि अपोजिशन की जानिब से ये तक कहा गया कि मंसूबे को नैब क्यों नहीं टेकअप कर रहा। अब लिहाजा चूंकि इसके लिए मुकर्ररा तारीख दे दी गई है, 13 अगस्त को इफ्तिताह करना है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लिहाजा BRT से मुताल्लिक जो अब तक के तनाज़ात रहे हैं क्या उसका भी खात्मा हो जाएगा। नासिर भी चुकाई साहब 9 दी गई आज तक, लेकिन इस उम्मीद के साथ ये जो 10वीं तारीख है मंसूबे का इफ्तिताह हो जाए। मुस्कुरा रहे, मैंने इसलिए सबसे पहले आप ही से आगाज़ किया, बताइएगा ये तनाज़ात भी खत्म हो जाएंगे? मैं मुस्कुरा मैं बहुत खुश हूँ आज। अच्छा। इस बड़ी खबर के बाद मेरा भला रुआ ना रक्स कर रहा है, लगता है रक्स में सारा जहाँ। तो 6 महीने बाद कई आपने कहा था मुझसे, उसके बाद आज 2020 हो गया है। चलो कुछ तो हुआ, मुकम्मल तो हुआ, वरना तो लोग ख्याल कर रहे थे कि मुकम्मल नहीं हो पाएगा। और इसको आर्काइव में बुद्धिज़्म का जो आर्काइव है उसके साथ इसको डिस्कवर किया जाएगा। ये एक लोग तासुर था, मैंने कहा था ऐसा नहीं होगा, मुकम्मल कर लेंगे ये, तो मुकम्मल हो गया। अब मैंने जैसे पहले कहा कि हम तातील का ऐलान किया जाए, पूरे मुल्क में चरागां किया जाए जगह जगह। 14 अगस्त से पहले चरागां 13 अगस्त से शुरू कर दिया जाए, और साथ ही साथ पूरे मुल्क में तमाम बेरोज़गार अफसरात को रोज़गार फराहम करने का ऐलान किया जाए, या उनको स्टाइपेंड दिया जाए उस वक्त तक जब तक उनको रोज़गार नहीं मिल जाता है।
तमाम मरीजों का मुफ्त इलाज करने का फैसला। ये बहुत अहम चीज़ें हैं। जब बाबर और अकबर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल करते थे तो वो इसी तरह करते थे, वो तो आप लोग कम थोड़ी हैं उससे। दूसरी ये फ़ायदा ये होगा कि नुकसान ये होगा कि मुकदमात खुल जाएंगे। तो स्टे के पीछे आप छुपे हुए थे, मैं छुपा हुआ था, अब वो स्टे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि स्टे ये था कि फैसला होने दें, उसको मुकम्मल होने दें, फिर हम बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया था, चले फैसला उसको मुकम्मल कर लें। फिर अभी मुकम्मल हो गया है। नैब ने भी कहा था कि लोगों ने स्टे लिया हुआ है, तो स्टे ख़त्म हो जाएगा, विकेट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली विकेट हो जाएगा। चुनांचे इस पर बात भी शुरू होगी। 71 अरब रुपए खर्च हुए इसके ऊपर, उस पर ही बात होगी। ताख़िर क्यों हुई, इस पर बात होगी। ठेकेदार कौन थे, कौन ब्लैक लिस्टेड था, कौन नहीं था ब्लैक लिस्टेड, उस पर ही बात होगी। बहुत सी बातें आएंगी इसके अंदर, बहुत सी बातें खुलेंगी। अच्छी बात यह है कि मुकम्मल हो गया है, अवाम को परेशानी का खात्मा हो गया है, अवाम आने जाने लगेंगे। अगर से इसकी विशाल में ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर लाहौर की ऐसे बनाया गया कि लाहौर में बना है तो हम भी बना लेते हैं। और लेकिन अहम बात क्या है कि दोनों तरफ के इसके जो लोग बेघर हुए थे वो अपने घरों में वापस आ सकते हैं। वहाँ जो धूल उड़ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी, वहाँ फूल शायद दोबारा खिलने लगे। लगारी साहब, पेशावर के जो शहरी थे वो भी तरस गए थे इस मंसूबे की तकमील को होता देखने के लिए। अब 13 अगस्त का ऐलान है, तनाज़ात का भी खात्मा हो जाएगा इसी के साथ। एक तो ये है कि कुछ लोगों के फासले कम हो गए और कुछ लोगों के फासले बढ़ गए हैं। ऐसा है कि BRT के बनने से ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों के फासले कम हो गए हों और उनकी सहूलत बढ़ गई हो सफ़र की, ऐसा नहीं है। जो बातें कहा करते थे चौधरी परवेज़ इलाही जंगला बस के बारे में, ये बहरहाल एक बात है कि जब अब कभी आपने सफ़र किया हो लाहौर में तो आपको अंदाज़ा होता है कि ट्रैफिक नहीं चल रहा लेकिन बस ज़रूर चल रही है। पेशावर में भी ऐसा होगा कि बस चल रही होगी, बाकी ट्रैफिक जो है वो जैम होगा। ये अपनी जगह पर है। लेकिन ठीक कहा है नासिर बेग चुगताई साहब ने कि वो तो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, जनाब हमें स्टे दें, हम तो यहाँ पर काम कर रहे हैं। FIA ने इंक्वायरी कर ली थी और FIA ने करप्शन भी पकड़ ली थी, बहुत सी चीज़ें सामने आ गई थी और FIA भी यही वाली जो इनके मातहत है, जो इनके साथ काम कर रही है। और वाजिद ज़िया भी यही थे जिन्होंने जो अब भी उसकी सरबराही जिनके पास है। तो ये सारी सूरत हाल है। अब तो चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। ये गैप कैसे आया है और इतना बड़ा गैप कैसे हुआ, 30 अरब से 40, 40 अरब से 50 अरब और फिर आगे 70 अरब 71 अरब तक मामला चला गया है। तो ये कैसे गया है, किस तरह से ये अखराजात बढ़े हैं और क्यों ये मुद्दत ज़्यादा हुई है और क्या क्या इसके अंदर और चीज़ें हुई हैं और किस किस ने अपने घर भरे हैं, किस किस ने इससे फ़वायद उठाए, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन एक बात की खातिर जमा रखते हैं हम भी और हमारे तमाम दोस्त पार्टिसिपेंट्स भी कि इस पर होगा कुछ भी नहीं है। जब बहुत से मामलात पर कुछ नहीं हुआ है तो मिट्टी डाल दी गई है, इस पर भी एक मिट्टी डाल दी जाएगी। हम अपने दिल को खुश करने के लिए कहते हैं कि जनाब अच्छा BRT का मामला भी अब खुलेगा, आप लोगों का पता चलेगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। ठीक, मामला उठेगा एक बार फिर से, लेकिन होना हुआ ना कुछ नहीं है। लगारी साहब ऐसा फरमा रहे हैं। मुजम्मिल साहब, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि अगर हम जब लाहौर में पूछते थे कि भाई ऑरेंज लाइन का काम मुकम्मल है, इसको चलाते क्यों नहीं है, तो वो कहते थे नहीं, ये फ़ैसला हुआ है कि पहले पेशावर BRT मुकम्मल होगी, उसके बाद ऑरेंज लाइन चलाएंगे। अगर पहले ऑरेंज लाइन चला दी तो फिर BRT का और हमें पॉलिटिकल नुकसान होगा। 90% काम तो पिछली हुकूमत में ऑरेंज लाइन का मुकम्मल हो गया था। इन्होंने 10% काम करना था जिसमें 2 साल लग गए हैं और वो मुकम्मल नहीं कर रहे थे कि BRT मुकम्मल हो जाए। तो मैं कभी कभी खौफजदा हो जाता था कि अगर BRT मुकम्मल ना हुई तो ऑरेंज लाइन कभी भी नहीं चलेगी। लेकिन मुझे ये उम्मीद हो गई लाहौर में रहते हुए कि चलें अगर BRT का इफ्तिताह 13 अगस्त को हो रहा है तो कोई 3-4-6 माह बाद ये ऑरेंज लाइन भी अब चला ही देंगे। तो इस हद तक तो एक चलो जो सियासी फ़ैसला था हुकूमत का कि पहले BRT चलानी है, बाद में ऑरेंज लाइन चलाएंगे, चाहे ऑरेंज लाइन का काम मुकम्मल भी हो। तो चलें इस हद तक तो अहले लाहौर को सुकून करना चाहिए कि अब उनकी ऑरेंज लाइन भी चल जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि इस हुकूमत को नैब से आम माफ़ी है। देखें, अगर BRT का तनाज़ा से बड़े तनाज़ात मौजूद हैं, उससे बड़े मौजूद हैं। BRT तो कुछ भी नहीं, 71 अरब रुपए का सारा तनाज़ा है, उसमें से भी कितनी करप्शन हो गई होगी, कुछ तो लगा होगा। और पंजाब में बनने वाली एक मेट्रो का तो 1-1 रुपया खंगाला गया और ऐसी
तफसीली इन्वेस्टिगेशन की गई है कि मेरा मतलब है कि वो जो अफसरान थे वो भी कानों को तोबा लगा गए हैं कि आइंदा हमने किसी प्रोजेक्ट में नहीं लगना, और अफसरशाही काम करना छोड़ गई है। तो अब मुझे नहीं लगता है कोई तनाज़ा होगा। इस नैब के हुकूमत के लिए कवानीन और हैं और अपोजिशन के लिए और हैं, दोनों के लिए पैमाने भी मुख्तलिफ हैं, तो कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें, ये कोई तनाज़ा नहीं होगा। इसको क्लीन चिट है। ये अगर इससे भी 1 साल लेट में बनती और 150 अरब में भी बनती तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत आला थी। जुनेरा, तो इसलिए कुछ नहीं होगा, कोई तनाज़ा नहीं। क्या कमेंट करेंगी? खुशी का भी मकाम है अपनी जगह कि ये BRT कंप्लीट हुआ, और दूसरी तरफ ये भी कि तनाज़ात क्या जन्म लेंगे? देखिए, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्वॉल्व है बीच में। उनकी रिपोर्ट पढ़ लें कि कॉस्ट एस्केलेशन कहाँ तक पहुँच गई है। उसके बाद जो कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व हैं वो बेचारे इतने परेशान हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट उन्होंने लिया था, उनकी इंटरनेशनल रेटिंग होती है, तो वो भी परेशान थे कि ये क्यों नहीं हो रहा काम, और क्यों नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि पॉलिटिकल लोग बीच में इन्वॉल्व थे और अपने फ़ायदे चाहते थे। जिस मुल्क में एक डैम का जो PC1 होता है वो कोई 28 महीने में अप्रूव होता है, BRT का दूसरा एक रिवाइज्ड PC1 जो है वो उससे भी जल्दी रिवाइज हो गया। और आपको शायद मालूम हो कि जब आप बार बार डिलेज की तरफ जाते हैं तो जो कॉस्ट एस्केलेशन है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है और नुकसान किसका होता है। तो इट इज़ अ वेरी बैड एग्जाम्पल इन द सेंस कि PTI का ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। इन्होंने ये बहुत जज्बात में आके अनाउंस किया था कि हम भी बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं जैसे पंजाब में होते हैं, लेकिन उसके साथ ये जस्टिस नहीं कर सके। वेरी अनफॉर्चुनेट। सफ़र किसने किया? पेशावर के लोगों ने। वहाँ पे जो हालात हैं सड़कों के और खुदा वह सब कुछ वो आपके सामने है। दूसरा ये याद रखिए इसके 7 फेजेस हैं। दिस इज फेज 1 विच इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड। सो ज़्यादा हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। NBC आप भी ज़्यादा खुश ना हो, अभी मिठाइयाँ नहीं बांट सकते हम क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट फेज़ है। अभी 7 फेजेस पता नहीं 7 दहाइयों में खुलते हैं या कब खुलते हैं। हाँ, ये ज़रूर है ये सारी इन लोगों की नाअहली PTI की अपनी जगह, लेकिन मुझे कोई एक गवर्नमेंट ऐसी बता दें जिसके होते हुए नैब ने उसके अगेंस्ट काम किया हो। ये हमारे बड़े मासूम दोस्त हैं जो कहते हैं कि इनको क्लीन चिट है। हर गवर्नमेंट के दौर में नैब ने उस गवर्नमेंट को क्लीन चिट ही दी होती है। वो तो बाद में केसेस खुलते हैं, वो तो सब कुछ बाद में होता है। तो जो कुछ हो रहा है वो एज पर नॉर्म्स हो रहा है। देयर इज नथिंग न्यू। ज़ैकम साहब, जुनैरा साहिबा ने तो मुश्किल यहाँ पे मजीद बढ़ा दी है कि भी एक फर्स्ट फेज का इफ्तिताह होने जा रहा है, बाकी 6 बाकी हैं। देखिए, पहले फेज का ही इफ्तिताह हुआ, लेकिन इस फेज के इफ्तिताह पर ही मुझे तो एक शादी मर्द की कैफियत तारी हो गई है। और मैं NBC से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ कि पूरे मुल्क में एक जश्न BRT मुनक्किद होना चाहिए, इस पर कौमी तातील होनी चाहिए। इसमें वाक़ायदा एक बहुत जश्न की बात है। देखिए, 7 साल की सूबाई हुकूमत और 2 साल की कौमी हुकूमत में ये वाहिद और पहला मेगा प्रोजेक्ट है जो PTI ने कंप्लीट किया है या करने की तरफ गई है। तो कितनी बड़ी खुशी की बात है। अब जहाँ तक इसके मसाइल हैं, इसके मसाइल 2 सतह पर हैं। एक तो इस प्रोजेक्ट ने इस हुकूमत की, ख़ास तौर पे PTI की सूबाई हुकूमत की जो नाअहली है, इंतज़ामी नाअहली और तकनीकी नाअहली, उसको बहुत बुरी तरह से अया कर दिया है। वहाँ पर तो अब वो तो तारीख का हिस्सा बन गई कि जिस तरीके के वादे किए गए, बार बार वादे किए गए, जिस तरह की हमाकतें की गई, जिस तरह तोड़ तोड़ के दोबारा बनाया गया, जिस तरीके से ये मुसलसल एक ऐसा कदम जारी रहा कि लगता था कुछ प्लानिंग बहुत ही बुरी तरीके से की गई है। PCR के बाद फिर PCR बनाया गया। अब वो तो तारीख का हिस्सा है। कास्ट एस्केलेशन तो हो गई, वो तो एल्बेट्रॉस इनकी गर्दन में रहेगा। लेकिन आगे चलकर जो दूसरी बात है कि इस पर करप्शन के इल्ज़ामात भी मौजूद हैं और PTI ने उन पर क्लीन आने की कोशिश नहीं की, अपने आप को सामने नहीं रखा अदारों के। ये नहीं कहा कि नैब आए और देखे, बल्कि उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में बना ली स्टे ऑर्डर में। और जब उन्होंने स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे तो कमाल की बात फिर दूसरी हुई कि नैब जो हर स्टे ऑर्डर के खिलाफ अदालत में जाता है, उसने स्टे ऑर्डर के खिलाफ कोई दरखास्त तक नहीं दी। अब वो एक डॉर्मेंट चीज मौजूद है, वो किसी भी वक्त एक मुसीबत बन सकती है, किसी भी वक्त इनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है।
सही, लेकिन ये तनाज़ात का जो खात्मा है ये होगा, प्रॉब्लम क्रिएशन तो एक अलग पार्ट आता है। तनाज़ात तो खात्मा नहीं हो रहा ना, क्योंकि केसेस तो मौजूद हैं। सही सही, तो सिचुएशन ऐसी है नाज़रीन के 13 अगस्त बात को कर रहे हैं आपस में 13 अगस्त को बाकायदा तौर पर इफ्तिताह होने जा रहा है सूबे का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब तक का ये मेगा प्रोजेक्ट है, जिसमें 9 तारीखें दी गई, 10वीं तारीख का ऐलान किया गया है इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि 13 अगस्त को बाकायदा तौर पर इस मंसूबे का इफ्तिताह हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।